नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। गांव जहाड़ू की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से बुझाई आग। करंट लगने से नर्सिंग कर्मी की हुई मौत, परिजनों ने मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ₹35 लाख की प्याज ठग कर ले जाने का एक आरोपी किया गिरफ्तार, शेष आरोपियों की तलाश जारी। खेड़ी नगर पालिका के नरेगा कार्य में हुई भारी गड़बड़ी, पालिका अध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान की ओर से ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 17 मई से 30 जून तक लगेगा, जिसमें प्रथम दिवस 70 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इस शिविर में कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, इंग्लिश स्पोकन, फ्लावर मेकिंग, साज सजावट, सिलाई, मेहंदी, नृत्य, पेंटिंग और सॉफ्ट टॉयज बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में प्रथम दिवस जसवीर कौर ने सिलाई, अंजलि ने नृत्य और बबीता रानी ने मेहंदी व ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी। बबीता रानी अलवर जिले की मेहंदी और ब्यूटी पार्लर प्रतियोगिता में सम्मानित हो चुकी हैं। शिविर इंचार्ज शौकीन खान ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र राजगढ़, रामगढ़ और रैनी के सरकारी विद्यालयों में बनाए गए हैं। शिविर का पोस्टर विमोचन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश गांधी ने किया। ब्लॉक लीडर कुलदीप सिंह अवाना भी इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रशिक्षण में स्काउट गाइड नियमों के अनुसार अनुशासन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये शिविर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में छात्र छात्राओं और महिलाओं को विभिन्न कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या मकसद है और क्या? सर, हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अलवर के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये ग्रीष्मकालीन लघु उद्योग प्रशिक्षण और अभिनव विकास शिविर के नाम से शिविर संचालित किया जा रहा है। ये शिविर 17 मई 2025 से 30 जून 2025 तक 45 दिवस का शिविर होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 11 कोर्स बच्चों को सीखने को मिलेंगे। क्या मकसद है गवर्नमेंट? सर, इसका उद्देश्य है कि ग्रीष्मकाल में बच्चे घर रह के घर के नज़दीकतम केंद्र पर जाकर अपनी अभिरुचि के कुछ कोर्स सीख सकें और कुछ कोर्स ऐसे भी जिनको बच्चियां सीख के स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकेंगी। जैसे सिलाई का कोर्स सीख के बच्चियां स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगी, बच्चियां ब्यूटी पार्लर कोर्स करेंगी और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश स्पोकन का, कंप्यूटर सीखने का शौक होता है, तो शौक भी निश्चित रूप से इस उद्देश्य में कवर किए जाएंगे और बच्चों को सीखने को। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर? अभी तक लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य लगभग 200 रजिस्ट्रेशन का है और हमें उम्मीद है रामगढ़ के क्षेत्र में ये पहली बार ये अभिनव शिविर चलाया जा रहा है, तो लगभग 200 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। पति पत्नी में हुए आपसी विवाद में पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे महिला के हाथ में चोट लगने से वह लहूलुहान हो गई। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया। महिला ने अपने पति के खिलाफ नौगांवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रसगन निवासी पीड़िता सिब्बू के पिता ने लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 7 साल पहले उसने अपनी बेटी का विवाह झंडा खेड़ी निवासी देशराज के साथ किया था। विवाह के समय अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने दहेज दिया था, लेकिन उनके पति उसे तभी से मारपीट करते हैं और घर से मोटरसाइकिल और पैसे लाने की मांग करते हैं। विरोध करने पर मुंह बंद कर दिया और रस्सी से बांध कर मारा। शनिवार सुबह करीब 6 बजे के आसपास फिर दोबारा देशराज ने बुरी तरह से मारा और हाथ चाकू से काट दिया। जान से मारने के इरादे से चाकू से काटने लगा और बच्चा गिराने के लिए जहरीला पदार्थ खिला दिया। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से घटना की जानकारी ली। कहाँ की थी शादी? क्या नाम था उसका? कितने साल पहले शादी की थी? तो अब क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? अभी इसको परेशान करता, दहेज मांगता, वो कहता कभी पैसे ला, कभी कहता मेरे को मोटरसाइकिल देवा, इससे मारपीट बहुत ज़्यादा कर दिया। तो एक अभी थोड़े दिन हुआ, इसके बाद इसकी ये यहाँ से हंसली तोड़ दी, 2 जगह से हथेली का कटोरा एक्सरे मारा था, तो वो हमने बिल्कुल सही करके फिर उनको फोन करा भाई हमने ये लड़की सही करके, तो फिर उनने सही नहीं करके दी, तो हमने खुद अपना इलाज करवाया लड़की को। इलाज करवा के फिर उनने कही चलो कोई बात नहीं, आदमी बेड़े करे, आदमी इकट्ठे करने के बाद उनने कहा कि चलो खो जाओ, हमारे घर रखेंगे, प्यार से रखेंगे।
तो मैं कल की तारीख में कल क्या करी गए, कल छोड़ के आया मैं, कल छोड़ के आया तो इसको फिर रात को फिर मारा पीटा और फिर सुबह और मारा पीटा, तो उस कच्चू से इसका थोड़ा सा हाथ भी काट दिया, थोड़ा सा कसर रहेगी, नस कटनी नहीं, अगर नस कट जाती तो मेरी लड़की नहीं बचती। अब मैं हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ डॉक्टर के पास, और ये इसके पेट में बच्चा है, इसको पेट में लात भी मारी, आदमी से एक दो छुड़वा दिया, नहीं इसको बच्चे को भी जान से मार देता, इसके पेट में जो बच्चा था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय टहला अलवर में वर्ष 2025-26 के लिए 16 मई से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में पूर्व की भांति विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की सुव्यवस्था लागू होगी। आवासीय विद्यालय में प्रवेश से संबंधित जानकारी एवं सामान्य दिशा निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बेसिकली आज डायरेक्टर साहब के निर्देशन में विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया स्कॉलरशिप को लेकर के, जिसमें डायरेक्टर साहब के निर्देशन के अनुसार सभी को अवगत कराया गया कि स्टूडेंट लेवल पे जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो 30 दिन और इंस्टीट्यूट लेवल पे 45 डेज से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, और जो भी आप स्कॉलरशिप के फॉर्म जिला कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं पूर्ण रूप से चेक करके उनको भेजें, ताकि उनमें कम से कम ऑब्जेक्शन लग सके और अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके स्कॉलरशिप से। और ये राज्य सरकार ने की योजना है कि जितनी जल्दी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सके और कम से कम टाइम में बच्चों को स्कॉलरशिप से लाभान्वित किया जा सके, ये राज्य सरकार का उद्देश्य है। अलवर से दो मंत्री होने के बावजूद भी शहर का सौंदर्यकरण खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। शांतिकुंज मोड़ से काली मोरी जाने वाले रास्ते पर नगर निगम के द्वारा दिए गए सफाई ठेकेदार के द्वारा कचरे को डंपिंग यार्ड तक जाने की बजाय रास्ते पर ही सड़क किनारे कचरा व टूटे मकान का मलबा डाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में आते जाते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को शुद्ध वातावरण के बजाय कचरे की दुर्गंध झेलनी पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य को काफी हानि होती है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस समस्या की जानकारी नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को देने के बाद भी इस समस्या का कोई निवारण नहीं हो पाया है। शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। अलवर शहर में विभिन्न निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारियों ने सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण किया हुआ है। पार्किंग की जगह पर रोड़ी, बजरी, अन्य सामग्री डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से शहर की जनता को रोड पर ही अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिससे आते जाते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे यातायात प्रभावित हो जाता है। हाल ही में यूआईटी व नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण को लेकर शहर में कार्रवाई की गई, लेकिन ठेली पटरियों को हटाया गया। लेकिन वहीं पार्किंग की जगह पर निर्माण कार्य सामग्री डालकर परमानेंट अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा मेव, चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावें। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अमित छाबड़ा को अभियांत्रिकी क्षेत्र में पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने अपना शोध कार्य डिजाइन, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेन वॉबले एनर्जी सिस्टम्स विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह राठौर के निर्देशन में पूर्ण किया। ये शोध कार्य रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण को एक नए आयाम तक पहुंचाने में सहयोगी साबित होगा। अमित छाबड़ा ने 1999 में जोधपुर से बीटेक करने के 25 वर्ष बाद ये उपलब्धि प्राप्त की है। खेड़ली समीपवर्ती धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव जहाड़ू में स्थित पहाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। वहीं बैतुकला थाना पुलिस ने खेड़ली नगर पालिका फायर ब्रिगेड को सूचना दी। खेड़ली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के फायरमैन अंकुश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना के बाद खेड़ली नगर पालिका की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि काबू पाना मुश्किल हो रहा था। नगर पालिका से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। पहाड़ियों पर आग लगने के कारण भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड की तीनों गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत और आसपास की बोरिंग से पानी लाकर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि ग्रामीणों द्वारा पहाड़ियों पर उपले ईंधन आदि रख दिए जाते हैं, जिससे भीषण गर्मी के चलते आग लग जाती है। पहाड़ियों के नीचे बसे घरों में और आवासीय लोगों ने आग की विकरालता को देखते हुए भगदड़ मच गई, भय का माहौल पैदा हो गया। आपको आग लगने की मामला सामने आया है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। रात्रि करीब शुक्रवार को मैं अंकुश शर्मा, फायर ड्राइवर व फायरमैन मौके पर पहुंचे। शुक्रवार को 12 बजे करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि झाड़ू गांव में आग लगी हुई है। तुरंत गाड़ी हम रवाना हुए लेकर, शायद दोनों गाड़ी हम मौके पर पहुंची और आग कुछ ज़्यादा भयंकर रूप थी उसमें, और क्या नाम है, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग पर कंट्रोल नहीं हुआ, नगर वगैरह की और भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई, और क्या नाम है, आग पर बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। आग किस चीज पर लगी हुई थी? ये अपने पहाड़ के ऊपर लगी हुई थी, ईंधन वगैरह रखा हुआ था काफी लोगों का, और काफी एरिया में फैल गई थी वो आग। तो क्या फायरमैनों के अलावा भी और कोई लोगों ने मदद की थी? हाँ, गांव वालियों ने और भी मदद की है। फिर फायरमैन पूरी टीम ने पूरी अच्छी मकसद तक से काम पर वो किया, आग पर काबू पा गया। पुलिस का क्या रोल रहा है? थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, पुलिस ने कंट्रोल रूम से फोन आया था हमारे पास, मौके पर पहुंची रही। आपकी टीम में और कौन कौन साथ थे साथ हो जाने में? मैं अंकुश शर्मा, फायरमैन किशन और दूसरा ड्राइवर किशन सैनी, और क्या नाम है, एक लड़का हो रहा है प्रेमचंद। कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया? 2 घंटे कम से कम मकसद। दवा के पैसे देने के विवाद को लेकर अलवर जिले के बड़ला निवासी एक दंपति के साथ मारपीट एवं अपशब्द कहने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बड़ला निवासी निर्मला देवी मीणा ने इस तगासे के माध्यम से राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे 14 मार्च की रात्रि करीब 10:30 बजे अपने पुत्र कुलदीप को साथ लेकर पति महेश चंद मीणा को दवाई दिलाने राजगढ़ मेडिकल स्टोर पर आए। तभी हेमंत सैनी भी गाड़ी लेकर मेडिकल स्टोर पर आए और दवाई लेकर उसकी दवा के पैसे देने के लिए जबरदस्ती करने लगा। जब महेश ने दवा के पैसे देने से मना कर दिया तो उसके बीच बचाव किया। उसने अपशब्द कहते हुए उसकी शर्ट फाड़कर लुगड़ी उतार दी तथा जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान चोटिल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक राजगढ़ को सौंप दी है। नाम? महेश चंद मीणा, इसका नाम निर्मला मीणा। गांव? ग्राम बडला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे 14 तारीख को रात की 10:30 बजे करीब, चौथे महीने की 14 तारीख को रात की 10:30 बजे करीब मेरे बच्चा और घरवाली दिखाने गए थे राजगढ़। वहाँ से मैंने धर्म मेडिकल दुकान पे दवा ले ली। 1 मिनट बाद वहाँ हेमंत सैनी एडवोकेट आया था, उसने उसकी मम्मी की दवा ली थी। दवा लेने के बाद उसने कहा कि मेरी दवा के पैसे तू दे महेश। मैंने मना कर दी थी, मैं पैसे तेरी दवा के क्यों दूंगा। मैंने दवा के पैसा मना कर दिया। मेरे को गाड़ी काटने लगा, मीना कमीना कुत्ता, गंदी गंदी गाड़ी काटने लगा मेरे को। भी गाड़ी काटने लग गया तो मेरे पेट में दर्द होता है। मेरी घरवाली बीच बचा बोली, इसके धक्का मुक्की कर दी, इसकी शर्ट फाड़ दी उसने।
इसकी लुगड़ी उतार के दूर भगा दी और कहा कि अभी लटो मार देते मैं तुमको सब कुछ जान से मारता हूँ, धमकी मार के दे। और गाड़ी में, खुद की गाड़ी में बैठ गया और बैठ के इधर गाड़ी को पीछे बैक में ली उसने, तो पीछे लेके 5-7 फुट गाड़ी पीछे लेके उसने दारू पी रखी, दारू के नशे में फुल था और स्पीड से गाड़ी ला रहा। हमारी स्कूटी पर हम बैठने लगे, हम घर आने लगे तो उसने हमारी जोर से टक्कर मार दी थी। तो मेरी घरवाली को उसने हाथ तोड़ दिया, 2 उंगली फ्रैक्चर होगी, मेरे बच्चे की लगी, मेरे भी बाएं पैर के घुटने के नीचे लगी थी। हम 2-3 बाइक उनको बीच में आ गए, इसलिए मैं बच गया। मैं हमको तीनों को जान से मारे था, टक्कर देके भाग गया, जान से फरार हो गया। फिर उसके बाद हमने पुलिस थाने में टेलीफोन किया था, 2 घंटे बाद गाड़ी आई थी हमारे पास। 2 घंटे बाद गाड़ी आई तो दारा सिंह एसओजी ने इसको हॉस्पिटल में जाके पट्टी बंधवाई थी। पट्टी बंधाई उन्होंने नहीं की थी, सुबह जाना तुम्हें एफ आई दर्ज करा देना। हम सुबह गए थे, हमारी एफ आई दर्ज नहीं की थी। माचकिन जाके पुलिस वाले ने की कि हमारा दर्ज करने का नियम नहीं है, एसओ साहब दर्ज करेंगे। एसओ साहब ने इसको दर्ज नहीं की, उन्होंने की तो राजीनामा कर लो। हमने किया राजीनामा नहीं करेंगे हम तो उनने हमको दर्ज नहीं की, एप्लीकेशन लेके रख ली, उन्हें दर्ज नहीं की थी। फिर हमने अलवर एसपी के पास जाके दर्ज कराई थी। उन्हें एसपी साहब ने एक रसीद काटी थी, उसमें एसओ को जांच के लिए डाल दी। उन्हें जब भी जांच नहीं की, 3-4 रोज बाद फिर हमने अलवर कोर्ट से इस्तीगासा किया था, तो इस्तीगासा हमने पेश कर दिया। अभी उसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसे तो हर कोई आदमी को मार देंगे। तो पुलिस आई कि ना है तुम्हारे घर? पुलिस आज तक भी घर नहीं आई। नक्शा मौका बनाने नहीं आई थी। खाली डिप्टी मैडम ने हमको अभी 2 रोज पहले फ़ोन किया था, वे कराया था 13 तारीख दिन फ़ोन किया था। ये धर्म मेडिकल की दुकान पे नक्शा बना के ले गई थी और कुछ नहीं उन्होंने की थी, गवाह ले आना बस खाली, और कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक। पुराना राजगढ़ निवासी 42 वर्षीय नर्सिंग कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक खेमचंद सैनी राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर दिगावड़ा के समीप एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत था। शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह अस्पताल की छत पर गया था, जहां अचानक करंट की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की 3 महीने की एक नवजात बेटी भी है। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि करंट कैसे लगा। इसको लेकर पुलिस तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। क्या नाम है इनका और क्या हुआ, पूरी घटना क्या? हेमचंद सैनी के नाम से था। ये नर्सिंग कर्मचारी है, वहाँ पे काम करता था एमएस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे इसके ऊपर छत से करंट आ गया था। करंट आने के बाद में थोड़ा सा हलचल हुई, उसके बाद में इसको यहाँ पे वहाँ से लेके नर्सिंग कर्मचारी यहाँ पे लेके गए राजगढ़ लवर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे उन्होंने शादीशुदा है? हाँ, 40 साल की बच्ची है। एक बच्ची है? हाँ। कितने साल? 3 महीने। 3 महीने पहले हुई है? हाँ। कमाने वाला ये था? हाँ, ये कमाने वाला। तो पहले हम ले गए थे मालाखेड़ा अस्पताल? मालाखेड़ा नर्सिंग स्टाफ लेके आए थे, मुझे पता नहीं इस बारे में। क्या नाम है? मुकेश कुमार सिंह। एनईबी थाना पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए की प्याज की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड और पता दिखाकर खुद को आजादपुर मंडी का बड़ा व्यापारी बताया था और अलवर मंडी से 6 ट्रक प्याज हड़प लिए। थाने के एएसआई अजय ने बताया कि ये मामला नवंबर 2024 का है, जब कुछ ठगों ने छोटेलाल एंड कंपनी से संपर्क किया और खुद को दिल्ली की आजादपुर मंडी का व्यापारी बताकर प्याज खरीदने का सौदा किया। ठगों ने आधार कार्ड और पता देकर भरोसा दिलाया और करीब 6 ट्रक प्याज की सप्लाई ले ली, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। बाद में जब व्यापारी को भुगतान नहीं मिला तो उसने पुलिस को शिकायत दी। जांच के दौरान आधार कार्ड और पता फर्जी निकले। एनईबी थाना पुलिस ने जब आजादपुर मंडी में जाकर जांच की तो पता चला कि प्याज वहां बेची जा चुकी है। मामले की गहन जांच में 4 आरोपियों दानिश, वसीम, अकरम और तालीम के नाम सामने आए। पुलिस ने मेरठ निवासी तालीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पीसी रिमांड पर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। श्री छोटेलाल सैनी, जिसकी छोटेलाल एंड कंपनी के नाम से सब्जी मंडी अलवर में आड़त की दुकान है, नवंबर 2024 के अंदर कुछ प्याज के व्यापारी आजादपुर मंडी से आए और उनको अब कहा कि हम भी आजादपुर मंडी में व्यापारी हैं, हमारी वहाँ फर्म है। करीब 6 ट्रक प्याज, करीब 35 लाख रुपए की प्याज खरीद करके ले गए और उनका भुगतान नहीं किया, और जो उन्होंने पता दिया था एड्रेस वो भी गलत। तो तफ्तीश की आजादपुर मंडी पहुंचा, वहाँ जिन आड़तियों पर माल बिका पता लगा तो दानिश खां, उसका भाई वसीम, अकरम, दानिश का साला तालिब, इन लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर
मुस्तैद से करीब 35 लाख रुपए की प्याज लेके धोखाधड़ी कर उसका भुगतान नहीं किया। जो एड्रेस उन्होंने आधार कार्ड में दिया हुआ था वो फर्जी एड्रेस मिले, मोबाइल KFID में फर्जी एड्रेस थे। पुलिस ने टेक्निकल तरीके से जांच की तो इनको मेरठ से जाकर तालिब खां को गिरफ्तार किया गया है, जिसका PC रिमांड लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। पूर्व में जो आरोपी थे वो, इसमें अभी एक ही मुलजिम अरेस्ट हुआ है, बाकी मुलजिम फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। कहाँ का है तालिब? तालिब मेरठ का रहने वाला है। कितने का फ्रॉड किया? कुल 35 लाख रुपए की प्याज ले गए थे। ये भी सुनने में आया कि उन्होंने गुजरात से भी कुछ प्याज चोरी ली है और वहां भी केस पंजीबद्ध है, जहां सूचना दी जा रही है। नगरपालिका द्वारा नरेगा योजना के तहत जगह जगह पर कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें नरेगा कार्य में भारी शिकायत मिलने पर आज सुबह नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने सोकर स्थित लल्लूवाड़ी पोखर पर जाकर औचक निरीक्षण किया, जहां देखा कि श्रमिकों के लिए छाया तथा दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा मस्ट्रोल जो कि कच्ची मस्ट्रोल थी उसमें 100 मजदूरों को दर्शाया गया था। मौके पर हाजिरी लेने पर मात्र 26 श्रमिक ही हाजिर मिले। उसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने खेड़ी नगरपालिका स्थित नरेगा कार्यालय का निरीक्षण किया तो वहां कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने कमीशन खोरी तथा नरेगा कार्यों में श्रमिकों की मस्ट्रोल में गड़बड़ी की भी आशंका जताई है कि नरेगा में लगाया हुआ एक रोजगार सहायक राज्य सरकार के मुख्यालय पर ठहरने के आदेशों के बावजूद प्रतिदिन 50 किलोमीटर दूर से अप डाउन करता है। पूर्व में भी खेड़ी नगरपालिका द्वारा नरेगा कार्य में अनियमितता को लेकर जांच चल रही है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने जिला कलेक्टर तथा जिला तथा राज्य नरेगा नोडल अधिकारियों को सूचित करने तथा कार्रवाई करने का पत्र जारी किया है। आज आपने नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया, क्या क्या खामियां सामने आई? नरेगा कार्य का निरीक्षण किया, हमें भाई पता नहीं पड़ा कि मिस्टर कब निकाल दी गई है। जब मैंने जेएन साहब से मालूम किया कि भाई जेएन साहब नरेगा कोई आदमी लग रहे हैं तो उन्होंने बताया साहब मिस्टोल में हमने 100 आदमी का मिस्टोल निकाल दिया गया है। हमने पूछा खाना काम कर रहे हैं तो उन्होंने बोला था कि लल्लूवाड़ी पोखर पर वो काम कर रहे हैं। तो हम जाकर निरीक्षण करके देख के आए तो वहाँ 26 आदमी पाए गए थे। जो इनका रोजगार सलाहकार लड़का लग रहा है राम सिंह, वो साढ़े हमको पहुँचे 9:15 बजे करीब वहाँ। तो वहाँ उन्होंने अभी हाजिरी नहीं ली थी, कच्चे रास्ते में हाजिरी ले रखी थी उन्होंने। वो रोजिना लेट आता है, 8:30-9 बजे तक वो आता है हाजिरी लेने के लिए, और स्टॉल चलती है 6 से लेकर 2 बजे तक की। जबकि राज्य सरकार ने सभी कार्मिकों और अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं, तो क्या इनकी पालना यहाँ नरेगा द्वारा की जा रही है? यहाँ पालना नहीं की जा रही है। मैंने पहली बार कई बार लेटर कलेक्टर साहब को लेटर लिख चुका हूँ नरेगा के बारे में। नरेगा में धांधली चल रही है यहाँ, और यहाँ अभी मैं जेएन साहब से बात करी थी, जेएन साहब बोल रहे मैं जाकर जानकारी करूँगा, इसकी नोटिस पकड़ाऊंगा उनको। कच्चे रजिस्टर पर हाजिरी होना तो सरेआम गड़बड़ी और घोटाला सामने आ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं इसके कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और ईओ साहब को एक लेटर दूंगा, इसकी कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम? संजय गीजगढ़िया, नगर पालिका चेयरमैन खेड़ी। अरावली बिहार थाना पुलिस ने नयावास निवासी शातिर चोर विकेश मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 4 मार्च को चेतन एन्क्लेव में वीर सिंह यादव के मकान से चांदी के गिलास और नकदी चोरी की थी। इस मामले में देसुला निवासी सब्बन और विजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि विकेश मीणा की गिरफ्तारी से चोरी के पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे चोरी के माल की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। मामले की जांच पर कर रहे पुलिस उप निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस टीम लगातार इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। दिनांक 4/3/2025 को एक शून्य घर में वीर सिंह यादव का मकान था चेतन एन्क्लेव में, जिसमें 3 आरोपियों द्वारा रैकी कर रात्रि को चांदी व कुछ जेवरात चोरी कर ले गए थे, जिनमें से पूर्व 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आज ये गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है विकेश मीणा पुत्र श्री राम स्वरूप मीणा, निवासी देवयानी हॉस्पिटल के पीछे अलवर। इससे पहले जो 2 आरोपी वो सब्बन व विजय सिंह निवासी देसुला को गिरफ्तार किया गया था। अभी आज इसको न्यायालय में, हाँ, न्यायालय में इसका बरामदगी हेतु पीसी रिमांड लिया जाएगा। तफ्तीश जारी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बबेली गांव निवासी और तमिलनाडु कैडर के IPS ओम प्रकाश मीना राजस्थान कैडर में आएंगी। 3 वर्ष के लिए उनके इंटर कैडर डेपुटेशन को मंजूरी दी गई है। स्वयं के कठिन हालात के आधार पर इंटर कैडर डेपुटेशन किया गया है। 2012 के बैच के तमिलनाडु कैडर के IPS ओम प्रकाश मीना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस बारे में दिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और राजस्थान और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को पत्रावली भेज दी गई है। DOPT निदेशक साक्षी मित्तल ने आदेश जारी कर पत्रावली भेज दी है। जिले के सरिस्का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के विरोध में सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ग्रामीण सरिस्का DFO कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीण 30 सूत्रीय मांगों के साथ इस रोड में संशोधन और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित रोड के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे और हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक किसी सक्षम अधिकारी ने मौके पर आकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भूपत सिंह बालियान ने बताया कि महापंचायत के बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो 19 तारीख तक चलेगा। इसके बाद फिर से पंचायत कर जन आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती रही तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
ये हमारा कल हमने एक किसान महापंचायत की है, वहां से ऐलान करके हम यहाँ सरिस्का में आए हैं, धरना दे रहे हैं। 19 तक हमारा बरकरार धरना चालू रहे। और जो कल की जो वाकया हुआ है कि जिस तरह से औरतें पानी नहीं आ रहा मटके लेके फोड़ती है सड़क पे, इस तरह से हमारे पास एक तहसीलदार भेज दिया, कोई सक्षम अधिकारी नहीं भेजा। किसानों की कोई इज्जत जिला कलेक्टर ने नहीं की। अब उसी आक्रोश को देख के हम 19 तारीख को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड तो है ही, इसके साथ में अन्य जो 55,000 हेक्टर बीघा जमीन जो ली है, 2 लाख बीघा जमीन जो इन्होंने एक्वायर की है अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमें यही पता नहीं है कि वो 55,000 हेक्टर जमीन है कौन सी, कितने गांवों के लिए है। वो हो सकता है उसमें ट्यूबवेल किसान लगा रखी हो और वो जमीन मकान भी बना रखा और वो भी इन्होंने एक बाकी कर ली हो, कल उनको भी तोड़ फोड़ करेंगे, उसकी हमें जानकारी चाहिए। एलिवेटेड रोड सरस्का पुलिया से थानागाजी का पोर्टल पर डालें और पोर्टल पर जो ताल वृक्ष होके जो डाल रखा है इन्होंने 22 किलोमीटर का, उसको पोर्टल से हटाएं और ये पोर्टल पर डालें कि ये रोड बने। ये रोड उधर जाता है तो आप क्या नुकसान हो, इससे नटने के बारे से जब वो ब्लॉक होता है पिलर पे जो आता है 17 फीट ऊंचाई पे, तो वहां हमें खतरा है कि वो डैम बना देंगे और नीचे के जितने भी रोजगार हैं, आपको पता है, आप स्थानीय पत्रकार हो, कि यहाँ जो रोजगार है सिर्फ दूध का रोजगार है। खेती इनके पास सिवाय चक है, खातेदारी की 1-2 बीघा जमीन है, सिवाय चक पे अपना गुजारा कर रहे हैं। दूध का जो व्यापार है उससे कितनी होटलें चल रही हैं, कितनी ही टायर पंचर की दुकानें हैं, कोई चाय की थड़ी है, कितने हजारों लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। उनके रोजगार जब सब खत्म हो जाएंगे तो ये लोग अपने आप पलायन कर जाएंगे। इनका जो प्लान है यही है। आपकी मुख्य मांग यही है कि जो पुराना जो सरिस्का रोड है यहीं से एलिवेटेड रोड जाना चाहिए, यहीं से जाना चाहिए, वहां से प्लेन में लाओ और 6 किलोमीटर का इसको एलिवेटेड बना दो। इनको एलिवेटेड, अगर इस सरिस्का को सौंदर्यीकरण करना है एलिवेटेड रोड बना के, तो टहला के लिए एलिवेटेड बनाओ, पांडुपुर महाराज के लिए एलिवेटेड रोड बनाओ, जिससे ना जानवर को दिक्कत होगी ना आदमी को दिक्कत होगी, और रात दिन ये चलता रहे, पर्यटक आराम से ऊपर से इसका नजारा देखें। सरकार और प्रशासन आपकी मांग को नहीं मानती है तो अगले कदम क्या रहेंगे आप? अगले कदम अभी तो 19 तारीख की हमारी मीटिंग है, किसान महापंचायत है, उसके बाद में राकेश टिकैत जी या नरेश टिकैत का हम प्रोग्राम करेंगे, बहुत बड़ी और पंचायत करेंगे। जब तक ये मांगे नहीं मानी तो हम लगातार यहाँ बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, बीच बीच में बड़ी किसान महापंचायत करते रहेंगे। क्या शुभ नाम है और क्या पद है आप? मेरा नाम भूपत सिंह बाल्यान है, किसान यूनियन जो टिकैत जी की है उसका प्रदेश महासचिव। आपको नुकसान क्या है? देखिए जी, ये जो एलिवेटेड रोड जो ये बना रहे हैं, जो ये नटनी का 12 से अगर मान लो थैंक यू बोर्ड तक बनाते हैं तो हमारे सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। अगर इनको एलिवेटेड रोड बनाना है तो वो सर्च का यहाँ से लेके और थैंक यू बोर्ड तक बनाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और इधर वनजीवों का भी मूवमेंट बहुत कम रहता है, इधर ही ज्यादा रहता है, जिससे कि मतलब ये चाहते हैं कि भाई वनजीवों को खतरा रहता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है वहाँ, और उसको प्लेन रोड बनाया जाए यहाँ। और हमको समस्या ये है कि हमारे सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, सारे भूमिहीन आदमी वैसे हैं हम। हमारा जो रोजगार चलता है छोटी मोटी दुकान करके जो हम हमारा गुजर बसर करते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। कितने गाँव के लोग यहाँ मौजूद है? यहाँ कम से कम 100-125 गाँव के लोग मौजूद हैं। केवल ये एलिवेटेड रोड की मांगे नहीं, और बहुत सारी मांगे हैं जो मतलब ये वन विभाग ने भी हमको परेशान कर रखे हैं। जैसे मतलब पांडुपोल का रास्ता बंद कर दिया, उधर से सिलीबेरी गेट से जो रास्ता आता है पांडुपोल, शनिवार मंगलवार को जो मतलब दर्शनार्थी लोग वहां आते हैं उन सबको बंद कर दिया उन्होंने, नहीं जाने देते हैं। इधर टहला गेट से आने वाले को भी बंद कर दिया, इधर से भी मोटरसाइकिल वगैरह सारी बंद कर दी। ये है, जैसे अभी मतलब भूपत जी ने बताया था कि साहब जो 55,000 हेक्टेयर बीघा जमीन जो इन्होंने ली है और अपने नाम इंतकाल कराया है, वो कहाँ है, किस किस गांव से कितनी कितनी जमीन ली गई है, उस जमीन की किस्म क्या है, उस पर क्या किसी काश्तकार का अतिक्रमण है या नहीं है, ये चीजें हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण गुर्जर है। जो है वो सही है। अभी हमारे को 2 रूट्स दिखाए गए हैं, जो एक तो नटनी का बारा कुशालगढ़ होते हुए थानागाजी रूट जाता है और दूसरा नटनी का बारा कुशालगढ़ होते हुए तालवृक्ष से होके एक रूट जाता है। ये 2 रूट हमें बताए गए हैं। तो इन रूट पे अभी तक हमारे पास
डाइवर्जन के लिए या कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है कि कौन सा रूट है, लेकिन इसमें है यदि इस रूट पे अगर रूट बनाया जाता है, फुली एलिवेटेड बनाया जाता है, तो सूचना ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और 15 से 20 हज़ार पेड़ कटने की भी संभावना है। और अगर उधर से बनाया जाता है तो उसमें इतने पेड़ कटने की संभावना नहीं है और शायद कॉस्ट भी कम आएगी। तो अभी NH ही डिसाइड करेगी कि कौन सा रूट लिया जाएगा, कौन सा रूट नहीं लिया जाएगा। वो फाइनल हमारे पास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आमजन और वन्य प्राणी के हिसाब से कौन सा रूट बेस्ट है आपके हिसाब से? रूट तो अगर फुली एलिवेटेड बने तो दोनों रूट ही अच्छे हैं। पूरे एलिवेटेड बने तो हमारा काम है वन्य प्राणियों को देखना। वन्य प्राणियों के हिसाब से तो अगर फुली एलिवेटेड रूट बने, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बने, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि जयपुर से आने वाला ट्रैफिक, अलवर से आने वाला ट्रैफिक, वो एक जगह से चढ़े और दूसरी जगह से निकले और बीच में किसी भी प्रकार की वन्य जीव कोई घटना ना हो और कुछ भी प्रभावित ना हो। नौगांवा नगर पालिका में सीताराम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत महिलाओं ने 251 कलश के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। पंडित रामकिशोर शर्मा ने बताया कि नौगांवा में स्थित बरसों पुराने सीताराम मंदिर के प्रति कस्बे वासियों में बड़ी आस्था है। मंदिर का सौंदर्यकरण किया गया है। मंदिर में 2 दिवसीय सीताराम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। आज कस्बे की महिलाओं के द्वारा 251 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा डीजे, बैंड बाजों एवं विभिन्न झांकियों के साथ सीताराम मंदिर से रवाना हुई। कलश यात्रा नगर भ्रमण करते हुए नौगांवा के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस सीताराम मंदिर पहुंची। कलश यात्रा पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। समाज सेवियों के द्वारा कलश यात्रा के दौरान जलपान की व्यवस्था भी की गई। 18 मई को मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। उसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये नौगांवा में सीताराम मंदिर जो सदियों पुराना मंदिर था और बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। इस क्षेत्र के अंदर आसपास के भी बहुत लोग आते हैं। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो सभी यहाँ के गांव वालों की सबकी ये इच्छा थी कि मंदिर का जो है पुनः जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। और सदियों से इस मंदिर के यहाँ का परिवार भगवान साईं जी, पंडित भगवान साईं जी का परिवार इसकी सेवा करता है। उनकी बड़ी श्रद्धा इस मंदिर में है और उन लोगों ने ये निर्णय किया कि हम इस मंदिर का जो है सौंदर्यीकरण करेंगे और बड़ा भव्य इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया है। और 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पूरा गांव के लोग बड़े उमंग और उल्लास के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं और जो है यहाँ पर सीताराम जी की मूर्ति, देवी की मूर्ति और शिव पंचायत की मूर्ति स्थापना यहाँ पर की जाएगी। एक विधान है, कोई भी देवता की यदि स्थापना होती है तो वो देवता पहले अपने नगर को भ्रमण करके अपने नगर को देखता है, उसके बाद वो वहाँ पर स्थापित होता है। तो आज पूरा नगर अपने इस जो यहाँ पर देवता स्थापित होने जा रहे हैं उन को लेकर के एक शोभा यात्रा जो है यहाँ पर निकाली गई है। उसमें 251 महिलाएं कलश लेकर के जो है साथ साथ चल रही हैं। बड़ी भव्य यात्रा है, झांकियाँ उसमें हैं और कल वो ये जो है सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है विशाल। ग्राम भजेड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद ने एक व्यक्ति द्वारा जेबीटी कोर्स में दाखिले का झांसा देकर 1,23,000 रुपए की ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है। परिवादी के अनुसार अक्टूबर 2024 में उसके बेटे विकास ने फेसबुक पर देव एजुकेशन फाउंडेशन नाम से एक विज्ञापन देखा, जिसमें आरोपी देव उर्फ असपाल ने हरियाणा से जेबीटी कराने का वादा किया। आरोपी को फोन पे, नकद और बैंक चेक के माध्यम से कुल 1.23 लाख रुपए दिए गए। चेक बाउंस होने के बाद जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने खुद को राजनीतिक पहुंच वाला बताकर पीड़ित को धमकियां देना शुरू कर दिया। थाना सदर और एसपी को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट में आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने न्यायालय से धोखाधड़ी और धमकी के इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। मुझे बच्चों की जेबीटी के करवाने थी और फेसबुक आईडी से जुड़ा हुआ था। देव उर्फ असपाल के नाम से बंदा, देव के नाम से एक फेसबुक आईडी थी। उसने अपने बात हुई, कॉन्टैक्ट नंबर दिए उसने, उससे बात हुई। वो बहादुरपुर आके मिला, उसको 50,000 रुपये नकद कैश दिए। उसको बोला कि एक बच्चे के 90,000 रुपये में जेबीटी कंप्लीट करवा कर देता हूँ। मैं 2 बच्चों के लिए उसको 1,80,000 रुपये देना तय किया, उसका मैं करवा दूंगा। और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उससे हमने जब रिसिप्ट मांगी, उसने कहा रिसिप्ट जब आएगी जब मिल जाएगी और जब आपको मैं गारंटी के लिए
एक चेक दे देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। व्हाट्सएप से चैट से बात हुई थी, अगर चलता है या नहीं चलता है, तो हमने कहा आप चेक दे दो, कोई बात नहीं। उसने कहा अगला पेमेंट आप अपने सबूत के तौर पर ऑनलाइन ही पेमेंट डालना इसके बाद, और जनवरी तक अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फरवरी महीने में 2025 में आप अपना चेक लगा लेना, ऑनलाइन पेमेंट में ऑनलाइन आपको दे दूंगा। आज तक कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं दिया उसने, नहीं चेक क्लियर हुआ है। और पैसों के लिए फ़ोन करते हैं तो कभी जगराम पहलवान के नाम के बंदे से कोई फ़ोन धमकाता देता है, कभी वो सुखवंत का नाम लेकर रामगढ़ विधायक, क्योंकि मैं उसका बंदा हूँ, उसकी धमकी देता है। मैं ऊपर तक पहुँच रखता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे मरवा दूंगा। और पैसे देता नहीं है, हम मतलब कि चक्कर कटवा देता है। इसलिए हमारे साथ उसने धोखा किया है। बच्चों का एडमिशन आज तक नहीं हुआ, बच्चों की लाइफ खराब कर दी है। भाजपा जिला अलवर के अध्यक्ष महासिंह चौधरी एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य व किशनगढ़ पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव की सहमति से हरसौली मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जांगिड़ के द्वारा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। साथ ही 60 कार्यकारिणी सदस्य एवं 5 विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए हैं। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान, जो कि 2 हेक्टेयर से अधिक का है, जिसे 1980 से पूर्व स्वर्गीय धूपूराम शर्मा ने दान में दिया था। इस खेल मैदान को रामगढ़ ब्लॉक स्तरीय खेलों के आयोजन के लिए मिनी स्टेडियम बनाने के लिए बजट की स्वीकृति केंद्रीय वन एवं पर्यावरण अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह ने दे दी है। अलावड़ा के इस खेल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने का कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के युवाओं का वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। कस्बा अलावड़ा में चले ब्लॉक स्तरीय अलवर सांसद खेल उत्सव के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और विधायक सुखवंत से खिलाड़ियों और कस्बा वासियों ने मांग की थी कि रामगढ़ ब्लॉक में किसी भी विद्यालय के पास इतना बड़ा खेल मैदान नहीं है, लेकिन यहां होने वाले ब्लॉक स्तरीय खेलों में ना तो दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था है और ना ही खिलाड़ियों के आर्मी और पुलिस भर्ती दौड़ की तैयारी के लिए ट्रैक सहित खिलाड़ियों के लिए खेलों से संबंधित सुविधाएं हैं। अतः इस खेल मैदान को मिनी खेल स्टेडियम में क्रमोन्नत किया जाए। खिलाड़ियों और ग्रामीणों की मांग पर सांसद ने उसी वक्त खेल मैदान की अधूरी दीवार का कार्य पूरा कराने और खेल मैदान को मिनी स्टेडियम में क्रमोन्नत करने का आश्वासन दिया था। अलवर सांसद खेल उत्सव के दौरान आए अलवर सांसद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और विधायक सुखवंत सिंह से अलावड़ा और आसपास के युवाओं ने सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने की मांग की गई थी, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृत कर खेल मैदान का सर्वे करने के लिए जयपुर से टीम भेज दी है और बजट भी स्वीकृत कर दिया है। मन शिक्षा विकास समिति जगह जगह बैठकें कर रही है। अंजुमन शिक्षा विकास समिति अध्यक्ष नसरू खान प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ ने बताया कि जिस तरह मीणा, गुर्जर, जाट, सैनी समाज अपने अपने समाज में फैली कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए बैठकें कर समाज के लोगों को जागरूक कर कुरीतियों पर अंकुश लगा रहे हैं, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जागरूक हों और हमारे समाज के युवा पढ़ लिख कर माता पिता और समाज का नाम रोशन करें। वैसे भी हमारे समाज के कुछ लोगों की वजह से टटलूबाजी, लूट, नकबजनी, ओलैक्स जैसे गंदे कामों के लिए पूरा समाज बदनाम हो रहा है। साथ ही हमारे समाज में दहेज की मांग, शादियों में दिखावे के लिए 30-30 गाड़ियां ले जाना, दिखावे के लिए डीजे बजाना, फत्या, नुक्ता जैसी कुप्रथाएं चली आ रही हैं। हमने अंजुमन शिक्षा विकास समिति सदस्यों ने समाज के लोगों को जागरूक कर शिक्षा में प्रतिस्पर्धा करने, दहेज दिखावा और मांग नहीं करने सहित फातिहा, नुक्ता प्रथा बंद करने के लिए रामगढ़ ब्लॉक के बड़े बड़े कस्बे जैसे बगरतराय, रघुनाथगढ़, अतरिया, अलावड़ा में बैठकें कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें कल कस्बा अलावड़ा में प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में सरपंच जुमा खान के घर समाज के लोगों के साथ बैठक कर इन सब कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर
रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावा समीपवर्ती गांव रसगन स्थित शीतलदास जी आश्रम में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा गंगा कथा में शनिवार को कथा के छठे दिन श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। रैणागिरी धाम के प्रमुख संत श्री श्री 1008 शीतलदास जी महाराज की जन्मस्थली पर आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन में स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही कथा में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगोत्री धाम के पीठाधीश्वर आचार्य रावल मनु महाराज सेमवाल ने इस अवसर पर उद्धव चरित्र, महारास लीला एवं रुक्मिणी विवाह का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा स्थल पर भजनों और कीर्तन की स्वर लहरियों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की गूंज देर रात तक सुनाई दी। स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के सद्मार्ग की प्रेरणा का माध्यम है। ये कथा हमें प्रेम, त्याग, भक्ति और सेवा का संदेश देती है। रसगंज जैसे छोटे गांव में इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्रामवासियों की एकता और आस्था का प्रतीक है। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को कथा का समापन होगा तथा उसी दिन से श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। रविवार को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें दिन में रागिनी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और ग्रामवासी उत्साह से सहभागी बन रहे हैं। जय गंगा मैया की। आज शीतलदास बाबा जी की इस पावन तपस्थली पर गंगा भागवत कथा का छठा दिवस और यहाँ के श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में गंगा कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। और गंगाया दर्शनम पुण्यम गंगाया महगाहनम गंगा तीर निवासस्य गंगा नाम जपार्चनम। गंगा जी के नाम की महिमा है। गंगाया दर्शनम पुण्यम, जहाँ पूजा पाठ यज्ञ जप तप करना पड़ता है, फिर पुण्य की प्राप्ति होती है। और माँ गंगा की कथा और माँ गंगा का दर्शन ऐसा है कि गंगाया दर्शनम पुण्यम, सिर्फ दर्शन हो जाए गंगा मैया के तो पुण्य की बोरियां भर जाती है। ऐसी माँ गंगा की महिमा है। और गंगा तीर निवासस्य गंगा नाम जपार्चनम, सौभाग्यवश अगर गंगा तट पर कभी आना हो और 1 दिन 2 दिन 3 दिन गंगा तट पर निवास किया जाए तो फिर सोने में सुहागा। और 3 रात्रि अगर गंगा तट पर निवास कर लिया तो उसे तीर्थ कहते हैं और उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। जय गंगा मैया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर डेंगू बुखार जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य राजपाल सिंह यादव ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान के निर्देश अनुसार नर्सिंग स्टूडेंट्स में डेंगू बुखार की जानकारी तथा आमजन में जन जागरण के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने पोस्टर के माध्यम से बचाव का संदेश प्रसारित किया। विदित है कि हर वर्ष 16 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू बुखार के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर दिन के समय काटता है और साफ पानी में पनपता है। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों की उत्पत्ति को रोकना अत्यंत आवश्यक है। शुक्रवार को कोटकासिम क्षेत्र के गांव ग्राम रामपुर निवासी महासिंह यादव ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह को डॉक्टर राहुल चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ी बावल के लिए सक्शन मशीन दान की है। उन्होंने इस मशीन का दान अपने स्वर्गीय पिताजी सोहनलाल की याद में विमल शर्मा BHS के प्रोत्साहन से किया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी सोहनलाल को सांस की तकलीफ होने से उनके जीवन का अंत हो गया था। उन्होंने सोचा कि इस मशीन से बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, जिसके चलते उन्होंने सक्शन मशीन को राजकीय अस्पताल में दान किया। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि ऐसे दानदाताओं के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सहयोग मिलता है और चिकित्सा सेवाएं बेहतर होती हैं। शुक्रवार को उपखंड स्तर पर समस्त वैक्सीनेटर स्टाफ एवं सुपरवाइजरी स्टाफ का राइज कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि शुक्रवार को विश्व डेंगू नियंत्रण दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त प्रतिभागियों को एंटी लार्वा एक्टिविटी करने तथा डेंगू से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी सीनियर लैब असिस्टेंट लालचंद प्रजापत द्वारा दी गई। इस दौरान समस्त वैक्सीनेटर, ANM, नर्सिंग ऑफिस, LHV, CHO ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि टीकाकरण को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोर्स पूरा कर अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किए गए। वहीं डॉक्टर राहुल रामशरण यादव BPO, विमल शर्मा BHS द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगापुरी में सरस्वती मां की मूर्ति एवं मंच स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओम प्रकाश प्रजापत द्वारा राजकीय विद्यालय के प्रांगण में नवनिर्मित मंच एवं सरस्वती मां की मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान संदीप यादव द्वारा अपने पिता की स्मृति में स्वर्गीय अभय सिंह पत्नी संतोष द्वारा वाटर कूलर भेंट किए गए। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से भामाशाहों का आभार प्रकट किया गया। किशनगढ़ बास में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नगरपालिका अधिकारी और अध्यक्ष के विरोध में जुलूस निकालकर हाय हाय के नारे लगाए गए। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब PF का पैसा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारी बुधवार से हड़ताल पर चल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें ठेकेदार पूरा PF का पैसा नहीं दे रहा। करीब 2 साल से कर्मचारियों को लाखों रुपया बकाया है और न ही समय पर उन्हें मासिक वेतन मिल रहा है। बार बार अधिकारी और ठेकेदार झूठ बोलकर 2 साल से गुमराह कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि PF का पैसा दिलाए जाने को लेकर पूर्व में कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी कर चुके हैं, पर किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया है। सफाई कर्मचारियों ने अनेक बार PF का पैसा नहीं मिलने पर हड़ताल की। 3 दिन हड़ताल पर रहे, लेकिन हर बार अधिकारी व अध्यक्षों ने ठेकेदार से पैसा दिलाने के नाम पर झूठा भरोसा दिया। अब जब तक उन्हें उनका PF का पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक सफाई नहीं करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। गौरतलब यह है कि शहर की सफाई पर नगरपालिका करीब 11 लाख रुपए महीने का भुगतान करती है, फिर भी सफाई कर्मचारियों को उनका PF का पैसा क्यों नहीं मिल रहा, यह एक जांच का विषय है। उल्लेखनीय रहे कि एक दिन पहले ही शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष परमानंद लखियानी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और अधिकारी से मिले थे। व्यापारियों का आरोप था कि शहर में ना तो सफाई हो रही है और ना ही नालियों से गंदगी निकाली जा रही है। एक महीने तक बाजार की नालियां साफ नहीं होती हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।